हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, पेट परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पेट की परीक्षा में बनना तय है। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके नाम और इसके नामकरण के बारे में। अगर हम इसके अन्य नाम एवं नामकरण की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हम बात करें कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, तो आपको बता दें कि 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, उनके निर्देशन में R.D. साहनी यानी राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई होती है और इसके कारण ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। इसके बाद आपको बता दें कि 1922 में राखाल दास बनर्जी, इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। अब आप जो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र था, इसका मुख्य केंद्र पंजाब व सिंध घाटी में पड़ता था और इसी कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पाकिस्तान का बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्र आते हैं। अब इसके आगे देखते हैं तो इसमें है इसका काल निर्धारण, यानी इसका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो अगर काल निर्धारण की हम बात करें तो यह अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग समय को इसमें बताया गया है। कोई एक निश्चित ऐसा नहीं काल है कि जिसको सबने माना है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसका अलग अलग काल बताया गया है। अब अगर इसमें हम बात करें जॉन मार्शल की, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, अगर हम जॉन मार्शल की बात करें तो उन्होंने जो काल बताया है वह बताया है 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के, यानी 3250 BC से लेकर के 2750 BC तक। जो जॉन मार्शल ने बताया है वो बताया है 3250 BC से लेकर के 2750 BC तक। अब अगर हम बात करें जो सर्वाधिक मान्य तिथि है तो वह है, अगर हम बात करें कार्बन डेटिंग की, जो कार्बन डेटिंग से डाटा आया है जिसको हम बोलते हैं C14 से, तो उसकी जो टाइम पीरियड है वह 2350 BC से लेकर के और 1750 BC तक है। यह कार्बन डेटिंग की टाइम पीरियड है और यही टाइम पीरियड जो है वो सर्वाधिक मान्य भी है। सर्वाधिक मान्य है। अब अगर हम बात करें इसके आगे, तो आगे हमारा आता है हड़प्पा के भौगोलिक स्थल। अगर हम भौगोलिक स्थल की बात करें तो आपको पता है हड़प्पा काफ़ी लंबे भूभाग पर विस्तृत था। इसका अगर मैं उत्तरी छोर की बात करूं तो वह मांडा था। अगर दक्षिणी की बात करूं तो वह दैमाबाद
पूर्वी आलमगीरपुर था और पश्चिमी सूतकांगेडोर था। अगर हम बात करें मांडा की, तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता था। यह जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में था। और चिनाब नदी के तट पर, अगर नदी की बात करूं तो चिनाब नदी थी। चिनाब नदी के तट पर अखनूर जिले में जम्मू कश्मीर में स्थित था मांडा, और यह मांडा हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल था। अब अगर इसके उत्खनन की बात करूं कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो इसका उत्खनन 1982 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया। जेपी जोशी यानी जगपति जोशी जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अब अगर मैं इसके सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद की बात करूं, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यह सबसे दक्षिणी स्थल था, सबसे दक्षिणी था, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में, NH में है, यानी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला था, अहमदनगर जिला। और नदी की अगर बात करूं तो वह प्रवरा नदी थी। यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। यानी दैमाबाद, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था, वह महाराष्ट्र में स्थित था और यह प्रवरा नदी के किनारे था। और अगर जिले की बात करूं तो यह अहमदनगर जिले में था। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अगर सबसे पश्चिमी स्थल की बात करूं तो यह सूतकांगेडोर था। यह सबसे पश्चिमी स्थल था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता था। जो कि कहाँ पड़ता था, पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था। अगर नदी की बात करूं तो यह दास्क नदी के तट पर स्थित था। और इसका जो उत्खनन था, इसका उत्खनन 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था। अब अगर बात करें आलमगीरपुर की, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था और यह अपने उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। अगर नदी की बात करूं तो यह हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी, जो कि यमुना नदी की सहायक है, यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी, इसके तट पर आलमगीरपुर था। अगर इसके उत्खनन की बात करूं, इसका उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसका उत्खनन 1958 में कराया गया था। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल। अगर हड़प्पा के क्षेत्र की बात करूं तो हड़प्पा का क्षेत्र त्रिभुजाकार था और इसमें काफी महत्वपूर्ण स्थल भी स्थित थे। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। और इसमें अगर मुख्य नगर या महानगर की बात करूं तो इसके महानगरों की संख्या कितनी थी, 7 महानगर हड़प्पा स्थल में थे। इन महानगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली सम्मिलित था। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो में क्या क्या विशेषताएं थीं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। अगर मैं बात करूं पहला हड़प्पा की, तो हड़प्पा, इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, यानी राय बहादुर RD साहनी, राय बहादुर दयाराम
साहनी जी के द्वारा 1921 में किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? रावी नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अगर इसमें देखा जाए कि किन किन साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, तो अगर हम साक्ष्य की बात करें, हड़प्पा के साक्ष्य की, अन्न भंडार, मछुआरों का चित्र, मछुआरे का चित्र तथा कांस्य की गाड़ी प्राप्त हुई है। अगर हम दूसरे स्थल की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, तो इसका उत्खनन 1922 में लालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1922 में। यह सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी, और यह भी पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। पाकिस्तान के लरकाना जिला, यह भी पाकिस्तान के लरकाना जिला में पड़ता है। साक्ष्य, तो यहाँ से विशाल स्नानागार, और अगर बात करें तो एक श्रृंगी पशु की मुहर, और महिला मूर्ति प्राप्त हुई है। महिला मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। अब अगर हम बात करें अपने अगले स्थल की, तो हमारा अगला स्थल है चनहूदड़ो। अगर हम बात करें चनहूदड़ो की, तो इसकी जो खुदाई हुई है, यह 1931 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा हुई है। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसकी खुदाई हुई है। यह सिंध नदी के तट पर है, सिंध नदी, और यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ है? सिंध प्रांत में। तो अभी तक हम जिन 3 स्थलों की बात किए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो, यह तीनों प्रांत अभी तक पाकिस्तान में पाए गए हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के या सिंध घाटी सभ्यता के महानगर थे। हमने बात की शुरुआत में ही कि हड़प्पा सभ्यता में कुल 7 महानगर पाए गए हैं, जिनमें से ये 3 महानगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद जो अगले 4 स्थल हैं वह भारत में प्राप्त हुए हैं। तो आइए अब हम उनको देखते हैं। चौथा स्थल हमारा है लोथल। अगर हम बात करें लोथल की, तो आपको पता है इसका जो उत्खनन था 1957 में रंगनाथ राव जी के द्वारा किया गया था। रंगनाथ राव, इनके द्वारा किया गया था। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी इसके तट पर स्थित है, और यह भारत के गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है। अब अगर इससे हम प्राप्त साक्ष्य की बात करें, तो इससे जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है
सबसे पहले आपको बता दें कि लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। यह एक बंदरगाह था। यहाँ से हाथी दांत 3 युग्मित समाधियाँ व जो आपने देखा होगा चालाक लोमड़ी का चित्र जो है, चालाक लोमड़ी का चिन्ह यही लोथल से प्राप्त हुआ है। यह सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछेगा तो इन्हीं सब बिंदुओं को उठाकर आपको क्वेश्चन बना कर दे देगा। और आप इस समय देख रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सब इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए और ताकि आपका जो पेपर है वह अच्छे से हो सके। तो आइए अब हम अपने अगले स्थल पर चलते हैं। हमारा अगला स्थल है कालीबंगा, जो कि 5वां है कालीबंगा। कालीबंगा की बात करूं तो इसका भी उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी और राजस्थान में है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में यह स्थित है। अगर कालीबंगा के साक्ष्य को हम देखें तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से जुते खेत एवं भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। हम अगर अगले स्थल की बात करूं तो हमारा है बनावली। बनावली को हम देखते हैं तो इसका जो उत्खनन है वह 1973 में R.S. विष्ट के द्वारा किया गया था। R.S. विष्ट के द्वारा किया गया था और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। यह भारत के हरियाणा में, इसकी स्थिति भारत के हरियाणा में हिसार प्रांत में था। हिसार प्रांत भारत के हरियाणा के हिसार प्रांत में स्थित था। बनावली से प्राप्त साक्ष्य जो हमारे थे वह, अगर हम साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य मिट्टी का हल और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान यहाँ से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब अगर हम अपने अगले स्थल की बात करूं, हमारा एक स्थल है रोपण।
रोपड़ की अगर हम बात करें तो रोपड़, इसका उत्खनन 1955 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया था। यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी। और अगर मैं इसके स्थान की बात करूं तो यह पंजाब प्रांत के, यानी पंजाब के रूपनगर में स्थित है। पंजाब के रूपनगर में स्थित है। हमारा अगला स्थल है रंगपुर। हम अगर रंगपुर की बात करें तो इसका उत्खनन 1954 में 1954 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया है। यह भादर नदी के तट पर स्थित है। भादर नदी। और रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगर हम अपने अगले प्रांत की बात करूं तो हमारा अगला जो प्रांत है वह है राखीगढ़ी। हमारा अगला प्रांत है राखीगढ़ी। हम राखीगढ़ी को अगर देखें तो इसका उत्खनन 1969 में 1969 में किसके द्वारा किया गया था? सूरजभान के द्वारा। सूरजभान के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यह राखीगढ़ी भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर? घग्गर नदी के। और यह भी हरियाणा के हिसार प्रांत में है। हिसार में स्थित है। तो चलिए अब हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं। अब अगर हम देखें महत्वपूर्ण स्थल की तो इसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, जो तीनों हमारे पाकिस्तान में हैं, इनको हमने देख लिया, इनको हमने समझ लिया अच्छे से। उसके बाद हमने बात की लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा की। तो यह सब हमारे भारत में स्थित है। लोथल भी, कालीबंगा भी, बनावली भी और धौलावीरा भी, ये चारों स्थल भारत में स्थित हैं। भारत में स्थित हैं। अब अगर हम इसके आगे चलें तो हमने इसमें अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी रोपड़, रंगपुर और राखीगढ़ी को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा के नगर योजना की। अगर हम इसकी सभ्यता की बात करें तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? यह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय थी। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों में अपने अपने क्या थे? दुर्ग थे। इन दोनों के अपने अपने दुर्ग थे। अगर इसके आगे बात करें हम तो इनमें जो सड़कें थीं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ऐसे समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। इनके जो घर थे वह एक सीध में बने हुए थे, यानी इनके घर एक क्रम से
सीधे तरीके से बने हुए थे और इनके जो खिड़की और दरवाजे थे, यह खिड़की दरवाजे जो घरों के थे, यह मुख्य सड़क पर ना खुल करके, जो मुख्य सड़क होती थी उस पर ना खुल करके, इनकी जो गलियां होती थी पीछे छोटी, उन गलियों की तरफ खुलते थे इनकी खिड़की और दरवाजे। अगर मैं घरों की बात करूं तो इनके घर 2 मंजिला हुआ करते थे। इनके जो घर हैं वह घर इनके 2 मंजिला हुआ करते थे और यानी घरों में कई कमरे होते थे। घरों में किचन यानी रसोई घर भी होता था और उसमें घरों के अंदर आंगन भी होते थे। इनके घर 2 मंजिला भी पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगर इस स्नानागार की बात करूं तो यह आपको, जैसे कि मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और यह स्नानागार काफ़ी विशाल था। स्नानागार में अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो इसकी जो लंबाई थी वह 11.88 मीटर थी और अगर इसकी चौड़ाई की मैं बात करूं तो 7.01 मीटर थी। इसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई इसकी 7.01 मीटर थी। और अगर मैं इसकी गहराई की बात करूं तो गहराई 2.43 यानी 2.43 मीटर यह गहरा था। अब इसमें उतरने के लिए उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। इसमें अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके बीच में क्या था? इसके बीच में स्नान कुंड था। इसके बीचों बीच स्नान कुंड था। अब इस स्नान कुंड का उपयोग किस लिए होता था? तो इसका उपयोग धर्म अनुष्ठान में, जब कभी मोहनजोदड़ो के लोग कोई धर्म संबंधी कार्य करते थे, धर्म अनुष्ठान की अगर बात करूं, जब कोई धर्म अनुष्ठान करते थे तो उस समय स्नान के लिए, उस समय स्नान करने के लिए इस स्नानागार का प्रयोग करते थे। तो आप समझ गए, यह स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसमें उत्तर और दक्षिण की दिशा से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। इसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर है और इसकी गहराई, अगर गहराई में फिर से लिख दूं तो 2.43 मीटर इसकी गहराई है। इसके मध्य में स्नान कुंड था और जिसका उपयोग धर्मानुष्ठान के दौरान स्नान करने के लिए किया जाता था। अब अगर अगले बिंदु की बात करूं, अन्नागार। आपको पता है कि अन्नागार यानी जहां पर हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने अनाजों का भंडारण करते थे। तो अन्नागार, इसमें मैंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को अलग अलग लिखा है। अगर अन्नागार की बात करूं तो मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार मिला है जिसकी साइज जो थी वह 45.71 मीटर लंबा था, यानी लेंथ इसकी थी 45.71 मीटर। इसकी चौड़ाई 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई थी। अब अगर हड़प्पा की बात करूं तो हड़प्पा में कुल 6 अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा में कुल 6 अन्नागार मिले हैं, जिसमें इसकी जो साइज थी उसमें लंबाई 15.23 मीटर थी, 15.23 मीटर की लंबाई और 6.09 मीटर की इसकी चौड़ाई थी। 6.09 मीटर की इसकी चौड़ाई थी। अगर मैं
यहाँ के जल निकासी की बात करूँ तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से जल निकासी की काफ़ी अच्छी सुविधा देखने को मिली है। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की काफ़ी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध थी। अगर मैं कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा के घरों में कुएं पाए जाते थे, घरों में कुएं पाए जाते थे। कालीबंगा के घरों में कुएं पाए गए हैं और यहाँ से भी घरों से पानी बहकर सड़कों तक आता था और जहाँ सड़कों के किनारे नालियाँ बनी होती थीं और उसमें पानी जा कर के चला जाता था। इन सड़कों के किनारे किनारे नालियाँ बनी होती थीं जिसमें पानी चला जाता था आराम से। अब अगर इसके आगे की बात करूं तो हमारा अगला टॉपिक है कृषि, यानी हड़प्पा सभ्यता में कृषि व्यवस्था कैसी थी। अब इसके आगे से अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।